नमस्ते मास्टर्स। हमने पिछले 4 एपिसोड में देखा कि काली माँ हमें क्या संदेश दे रही है, और जो चौथा एपिसोड है उसमें बताया कि जैसे खेल के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही ध्यान के भी कुछ नियम हैं। तो चलो, मैं तुम्हें ध्यान के नियम सिखाना चाहती हूँ। तो आज का जो एपिसोड है वो आखिरी एपिसोड है। तो मास्टर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 5 एपिसोड को बार बार सुनकर अपने मन में धारण कीजिए कि मैं अरुणा मैडम के माध्यम से जो काली माँ ने संदेश दिया है, उन सभी शिक्षाओं से मैं किस प्रकार से अपने आप को अपने भीतर स्थापित कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, ध्यान के नियम सीख सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला नियम जो काली माँ हमें बता रही हैं, वो बता रही हैं कि कभी भी तुम मुझसे या जो मेरे जैसे मास्टर्स हैं, एनर्जी सेल्फ्स हैं, जो सिर्फ शक्ति के स्वरूप में ही यहाँ पर इस धरती पर हैं, उनसे कभी भी उनकी शक्तियों को मत मांगो। ये महत्वाकांक्षा मत करो कि वो तुम्हें शक्तियां देंगे। और दूसरा है, क्यों ऐसा कह रही हैं काली माँ कि जब आप ये शक्तियां मांगते हो तो आप तानाशाह बनने लगते हो, आपके अंदर अहंकार का भाव आने लगता है, और आपके अंदर जब ये अहंकार आता है तो आप अधिकार स्थापित करना चाहते हो कि मेरा ही अधिकार है, मेरे पास ही इन मास्टर्स की शक्तियां हैं। तो इस करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तुम कभी भी आपके पास जो एनर्जी सेल्फ्स मास्टर्स आते हैं, उनसे कभी भी ये शक्तियां मत मांगो। और जब अगर तुम ऐसा मांगने लगते हो, तुम अधिकार जताने लगते हो, तो समझ लो कि आपके चारों तरफ आप एक अराजकता, अव्यवस्था फैला रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं और कि उसके बाद आपकी जिंदगी का, इस जीवन की, इस वर्तमान क्षण की जिंदगी का अंत हो जाएगा, क्योंकि आप बिखर जाएंगे। तो पहला नियम बताती हैं कि मेडिटेशन का पहला नियम है कि आप कोई भी एनर्जी सेल्फ के स्वरूप में जो मास्टर्स हैं, उनसे शक्तियों की डिमांड मत करो। दूसरा पॉइंट बताती हैं कि ये तुम्हें मैं एक रहस्य बताती हूँ कि जब तुम ध्यान करोगे तो ये शक्तियां आपके पास खुद ही फ्लो करने लगेंगी। कितना सुंदर है कि हम ना मांगे, और जब हम सच्चे दिल से ध्यान करते हैं, मन शून्य करके ध्यान करते हैं, तो ये शक्तियां हमारे पास खुद बहने लगती हैं। तो तीसरा पॉइंट वो बताती हैं कि आप अपनी आपके पास जो शक्तियां आती हैं, आप ये समझिए कि हम इन शक्तियों का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ हम हायर पर्पस के लिए कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी बताती हैं कि अगर आप इन शक्तियों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस चेंज हो जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि काली माँ ने बताया था कि मेरी आंख जो है वो हमेशा खुली रहती हैं, और मैं थोड़ा सा भी आंखों को हिलाती हूँ तो मेरा जो एक्सेस है वो बदल जाता है, मैं फिरोशियस मतलब एक भयानक स्वरूप धारण कर लेती हूँ, और इस एक्सेस चेंज से मैं उन शक्तियों को वापस ले लेती हूँ अगर आप स्वार्थपूर्ण मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हो। तो वो ये यहाँ पर बताना चाहती हैं कि हर एक व्यक्ति को जरूरत है कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल एक हायर पर्पस के लिए, एक उच्च उद्देश्य के लिए आप कर सकते हैं, मानवता के लिए कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पर्सनल आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिए ये नियम कि जो दूसरा व्यक्ति इस धरती पर आया है वो अपनी जिंदगी का योजना खुद बनाकर आया है, वो अपनी योजना के तहत अपना काम करता है। तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उनकी जिंदगी के बीच में इन शक्तियों के माध्यम से अड़चन डालो।
तो इसीलिए मैं आपको आगाह करती हूँ कि इन शक्तियों का प्रयोग आप मानवता के लिए ही करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट वो बताती हैं कि कोई भी मास्टर हो, वो हमेशा एक उनके भीतर एक इच्छा रहती है कि वो ये चाहते हैं कि आप जब इस धरती पे हैं, यहाँ पर जो मनुष्य के स्वरूप में हैं, उनकी हम सहायता करने के लिए आते हैं। तभी लॉर्ड शिवा ने एनर्जी सेल्फ के स्वरूप में हमें यहाँ पर भेजा है। एनर्जी सेल्फ का मतलब कि जो एक शक्तिशाली ऊर्जा है। चौथा पॉइंट वो बताती हैं कि हर एक मास्टर जो इस धरती पे ऊर्जा के स्वरूप में यहाँ पर आपके साथ है, वो मास्टर हमेशा चाहता है कि आप एक हमारी शक्तियों के साथ एक अच्छी जिंदगी आप बिता सको, आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी आगे चल सके। तो आप इन शक्तियों का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए, मानवता के लिए कर सकते हैं। फिर जो अगला 5वां पॉइंट है, उसमें उन्होंने कहा कि देखो, आपकी जो प्रेजेंट फैमिली है, आपका जो कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, और आपका जो खुद का स्वयं का इस जन्म का जीवन है, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो आपका जीवन चारों तरफ इस परिवार से, इस कर्म भूमि से, जन्म भूमि के चारों तरफ घूमता है। और क्यों घूमता है? क्योंकि आपका कर्म सिद्धांत इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपको अपने परिवार के साथ जन्मभूमि, कर्म भूमि, जहाँ पर आप काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि आपको किस प्रकार से अपने जीवन को जीने की कला सीखनी है। फिर 6th पॉइंट जो बता रही हैं कि एक लाइन में यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि डू नॉट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यहाँ पर इस लाइन का मतलब बहुत सुंदरता से काली माँ ने बताया है कि आप अपने आप को छोड़कर बाहर भागते रहते हो। डू नॉट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी कि अपने उस पिलर, यानी कि अपने आप के नजदीक रहिए, उससे दूर मत भागिए। आप उससे दूर भागेंगे तो आप अपने आप को छोड़ देंगे, और जब आप अपने आप को छोड़ देंगे तो फिर आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने आप में स्थापित होइए, आप अपने आप के नजदीक जाइए, मेडिटेशन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, कि आप अपने नजदीक जाकर आप अपने आप को जान रहे हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो बताते हैं कि जो मास्टर्स हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, वो एकदम से डायरेक्ट नहीं देते। जब आप ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहते हो तो वो अदृश्य रूप में आपकी सहायता करते हैं। वो अपनी शिक्षाओं को अदृश्य रूप में आपको सिखाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने काली माँ की पूजा की, काली माँ को कॉल किया, या किसी भी हम मास्टर को कॉल करते हैं तो सोचते हैं कि हमें डायरेक्ट कुछ न कुछ उनसे मिलेगा। लेकिन काली माँ ये बता रहे हैं कि आज का जो समाज है, जो कितना स्वार्थ वाला है, या एक व्यक्ति जब मेरे को कॉल करता है, मेरे को बुलाता है ध्यान में, तो स्वार्थ से भरपूर अगर वो होता है तो आप याद रखिए कि हम कैसे डायरेक्ट उनको अपनी शक्तियां दे दें। हम डायरेक्ट कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम अदृश्य रूप में अगर कोई व्यक्ति मन से शून्य होकर ध्यान करता है, मुझे बुलाता है, मेरी शक्तियों को चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान करे। बाकी हमारा काम है कि हम उन शक्तियों को किस प्रकार से उनको देंगे। तो अदृश्य स्वरूप में वो अपनी शक्तियों को अपने आप ही देती रहती हैं। काली माँ हमें ये बता रही हैं कि आप अपने आप को, अपनी मूल प्रवृत्ति को आप समझिए कि आप कौन हैं,
क्यों इस धरती पे आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो 8वां जो पॉइंट है उसमें वो बताती हैं कि तुम अपने भीतर की उस मूल प्रवृत्ति को पहचानिए, कि आपके अंदर से जो आवाज आती है उसको सुनिए, कि आप सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक चेतना का स्वरूप हैं। जब आपको ये बात समझ आने लगती है तब आपका जो हायर सेल्फ है, तब आपके जो मास्टर्स हैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर आपको जो ज्ञान चाहिए होता है, जो शक्ति चाहिए होती है, वो आपको स्वतः ही मिलने लगती है। आप अपने हायर सेल्फ को समझने लगते हैं और आपके भीतर एक गहरी शांति आने लगती है और आपको पता लगने लगता है कि मैं किस प्रकार से अपनी आत्मा का विस्तार कर रहा हूँ। ये मेडिटेशन के जो नियम हैं, जो काली माँ हमें बता रही हैं, अगर हम इन नियमों को फॉलो करते हैं तो 100% हम अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने हायर सेल्फ को पहचान पाएंगे, हम अपनी मूल प्रवृत्ति को पहचान पाएंगे कि हम कौन हैं, क्यों इस धरती पर आए हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, फिर वो बताती हैं कि देखो, आप जब अपनी आत्मा का विस्तार करने लगते हो तो कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसका उत्तर किस प्रकार से देते हैं, वो सही है या गलत है या बता नहीं पा रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए। तो आपको कोई भी प्रश्न करता है तो उसका जो जवाब है वो आपकी आत्मा की वृद्धि को दिखाता है, दर्शाता है कि हाँ, आप लगातार ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर है 9वां पॉइंट कि आपका जो प्रोग्रेस है, जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, वो आप जब उत्तर देते हैं तब पहचानी जाती है कि आप अपने ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। आपका व्यवहार दिखाता है कि आप अपनी मूल प्रवृत्ति को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि देखो, जितने भी मास्टर्स हैं, सदियों से वेदों, उपनिषदों, पुराणों में, सब में यही बात कही गई है कि तुम अपने आप को जानो। आर्ट ऑफ नोइंग वन सेल्फ, अपने आप को पहचानो। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी जो हमारी पुस्तकें हैं पुरानी, जो हमारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, उन सब में एक ही बात बताई गई है कि आर्ट ऑफ नोइंग वन सेल्फ, अपने आप को पहचानो, जानो कि तुम कौन हो, क्यों आए हो इस धरती पर। जैसे हम कोई पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग के माध्यम से हम पहले आउटलाइन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके अंदर मांसपेशियों से पहले हम हड्डियों का एक मोटा मोटा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर उनके ऊपर मांसपेशियां चढ़ाते हैं, फिर नाड़ियां चढ़ाते हैं और पूरा एक स्वरूप जैसे एक व्यक्ति का अगर हम बनाते हैं तो वो हमारी आर्ट ऑफ पेंटिंग है। हम किस प्रकार से पेंटिंग में किसी चीज का स्वरूप देते हैं, सेम उसी तरीके से मेडिटेशन भी आपके आर्ट ऑफ नोइंग योर सेल्फ, वो आपको स्वरूप देता है, पहचान करवाता है कि आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। तो वो ये हमें बता रही हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक आप इन शक्तियों का प्रयोग करना भी नहीं जान सकते हो। और फिर एक बात और इन्होंने इस पॉइंट में बताई कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हर कोई बोलता है कि समय नहीं है, समय नहीं है। तो आप ऐसे करिए कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में
ध्यान करना सीखिए। छोटे छोटे मोमेंट्स में, क्षणों में, जब आपके पास 1 मिनट है, 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, जितना भी आपको समय मिलता है, आप आंख बंद करके अपने नजदीक आ जाइए, अपने बारे में जानिए, साइलेंस को पहचानिए, आइसोलेशन में बैठ जाइए, तभी आप अपने आप को जान पाएंगे। इस प्रकार से करते करते काली माँ जब 11वें पॉइंट पर हमें बता रही हैं, तो कह रही हैं कि जब तुम स्वाध्याय करते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, तो पुस्तकें पढ़ते पढ़ते आपको जो आपके लेखक हैं उन्होंने इस पुस्तक में जरूर से जरूर 2 से 3 बातें बताई होंगी कि आपको ये गुण आपके भीतर भरने हैं। तो उन्होंने एक शब्द दिया है, वर्च्यूज। वर्च्यूज का मतलब होता है कि आप उस काम को करते करते आपके भीतर से वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगे, प्रदर्शित होने लगे कि हाँ, ये सत्य ही बोलने वाला व्यक्ति है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये धर्म की ही स्थापना करने के लिए इस धरती पर आया है। जब आप बिल्कुल निर्मल होते चले जाएंगे, तब हम वर्च्यूज की परिभाषा देते हैं कि आपके भीतर से वो तेज चमकता है। फिर गुण बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम काली माँ का ही स्वरूप ले लें, स्वामी विवेकानंद का स्वरूप ले लें, हम किसी भी हम ऋषि का, मुनि का, संत का जब स्वरूप देखते हैं तो उसके अंदर से वर्च्यूज यानी कि तेज झलकता है। फिर बताने की जरूरत नहीं कि उनके ये गुण हैं, ये क्वालिटीज से वो भरे हुए हैं। यही बात यहाँ पर काली माँ हमें बता रहे हैं कि जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो लेखक को पहचानिए, लेखक हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, तो उसके 1 या 2 गुण आप जरूर ग्रहण करिए। फिर अगला पॉइंट, 12वां पॉइंट, वो बताते हैं कि एक बात आपको सीखनी है। आप इस लोगों के में यात्रा करना चाहते हैं, अनेक अनेक लोगों की यात्रा करना चाहते हैं, ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको अगर बेसिक नियम ही नहीं पता है, आपको मूल सिद्धांत नहीं पता है कि आप दूसरे लोक में कैसे एंटर कर सकते हैं, तो फिर आप कैसे दूसरे लोगों की यात्रा कर सकते हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि हाँ, आपको ये जो नियम है दूसरे ब्रह्मांड में कैसे यात्रा करना है, ये नियम आपको सीखने होंगे मेडिटेशन के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट जो 13वां पॉइंट है, वो कहते हैं कि तुम बहुत सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हो, आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, ऑरेंज कपड़े डालते हो, तिलक लगाते हो, कुछ कुछ आप करते रहते हो। हाँ ठीक है, ये आपकी ध्यान की साधना में कुछ सपोर्ट करता है। आप सफेद वस्त्र डालते हो या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हो, तो ये थोड़ा बहुत आपकी मेडिटेशन में सहायता करेगा। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सनल डिफेक्ट्स हैं, जो आपके खुद में कमियां हैं, आप उनको करेक्ट करना जरूर सीखें। उनको सही करने के बाद ही आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते हैं, या आप अपने जीवन के उन चक्र के, काल चक्र के क्रम में आगे बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम ये सब चीजें इस्तेमाल करते हो, लेकिन अगर आपके पर्सनल डिफेक्ट्स हैं और उसको आप सही नहीं करते हो, तो फिर चाहे आप कितना ही मेडिटेशन कर लो, कितना ही तिलक लगा लो, कितनी ही खड़ाऊ डाल लो, और कितना ही आप कहीं कहीं अलग अलग जगहों पर बैठकर साधना कर लो, इसका कुछ लाभ होने वाला नहीं है जब तक आप अपने पर्सनल डिफेक्ट्स को जानते हुए, अपने निजी जो आपके भीतर कमियां हैं उनको जानते, उनको ठीक नहीं करते हो। तब तक आप में वो शक्तियां मैं कैसे डाल सकती हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत गहरा है और कुछ पॉइंट्स हमारे और भी बचे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब काली माँ की इन शक्तियों के बारे में
मेडिटेशन के इन रूल्स के बारे में जान रहे हैं तो आप पॉज करके अपनी आंखें बंद करके ज़रूर से ज़रूर इनको अपने भीतर बसाने की कोशिश करिए, ताकि आप अपनी एक प्रापंच का जो जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन है, इन दोनों में सही तरीके से बढ़ सकें। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वो कहते हैं, जो 14वां पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जब तुम बार बार ध्यान का प्रयास करते हो, बार बार बैठते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में बैठते हो, तब आपको धीरे धीरे अपने जीवन के उन क्षणों को समझने की शक्ति आने लगती है। फिर आप प्रकृति के हिसाब से बहने लगते हो और आप जानते हो कि जो प्रोग्रेस है वो कब आपकी सही फ्रूटफुल हो सकती है, कब आपको ये फ्रूट दे सकता है, जब आप अपने सोने के जो घंटे हैं उनको धीरे धीरे कम करके ध्यान साधना में बदलते हैं, और जो दिन का समय है उसमें आप जो अपने काम करते हैं उन कामों में अपने आप को सुधार करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हो। कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन अगर आप ध्यान साधना करते हो, हमें कॉल करते हो, तो हम आपकी मदद करते हैं ध्यान करने में भी, और जो आपका दिन का जो आपकी दिनचर्या होती है उसमें भी हम आपकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जो 14वां पॉइंट है ये बखूबी हमें विस्तार से बताया है कि रात और दिन दोनों में आपको एक जागृति के साथ अपना जीवन जीना होगा। अब आगे चलते हैं 15वां पॉइंट। अब वो बताती हैं कि ये जो जीवन है ये एक कॉन्टिन्यूस फ्लो है, हमेशा जीवन बहता रहता है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको करना है कि आप किसी भी चीज में लिप्त ना हो, बहते जाएं, जैसे यूनिवर्स के जो क्रम है वो आपको बहाना चाहता है वैसे आप बहते चले जाएं निर्लिप्त अवस्था में। जब तक आप निर्लिप्त अवस्था नहीं सीखेंगे तब तक आप अपने जीवन में अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर सकते और ध्यान की साधना में भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो बता रहे हैं कि आप कहीं पर यदि मैं ऐसा कर लूं, कहती हैं ऐसा क्यों हुआ, मेरी ही जिंदगी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी, दूसरों के पास तो बहुत धन संपदा है, ये बहुत सारी बातें हम अंदर ही अंदर करते रहते हैं। तो कहते हैं कि कहीं पर आप इफ लगाते हो, कहीं पर बट लगाते हो, कहीं पर ये कैसे हो गया, ये सब बातें अगर आप करते हो तो फिर आप जो मेडिटेशन है उसमें आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि आप प्रकृति के सिद्धांतों को समझने की कोशिश करिए कि जो ये जीवन है ये कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता रहता है, और जब आगे बढ़ता रहता है तो उसमें आप अनकंडीशन बिना किसी लिप्त हुए निर्लिप्त भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। ये बात यहाँ पर वो बता रहे हैं और यही आपका मूल सत्य है। क्योंकि आप ये समझिए कि जो मेडिटेशन है वो कोई सोशल और कल्चरल फिनोमिना नहीं है कि हम किसी भी एक सामाजिक स्वरूप से मेडिटेशन को अपने साथ बांध लेंगे, या हम परंपरागत अगर मेडिटेशन को हम बांधने लगते हैं तो मेडिटेशन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन कैसा है कि मेडिटेशन यूनिवर्सल है, वो मूल सत्य है, वो जो हमारे सारे शरीरों को हमारे साथ जोड़ता है, हमारे बारे में जो जानकारी देता है। ध्यान एक ऐसा स्वरूप है जिसमें हम अपने नजदीक जाकर ब्रह्मांड और अपने भीतर के उस लीन होने को सीखते हैं, ब्रह्मांड के सत्यों को सीखते हैं। मेडिटेशन इज यूनिवर्सल। काली माँ ने यहाँ पर ये शब्द कहा है, मेडिटेशन इज यूनिवर्सल। तो यहाँ पर
15वां पॉइंट उन्होंने बताया कि जब तक आप निर्लिप्त अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक आप अपने जीवन को आगे आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं बढ़ा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ये मेडिटेशन का एक खास नियम है कि आपको निर्लिप्त अवस्था में ही अपने उस जीवन के बहाव को रहते हुए सीखना है। निर्लिप्त भाव ये शर्त है, ये मेडिटेशन का एक नियम है। तो अगला जो पॉइंट है 16वां, उसमें वो कहते हैं कि आप कोई अलग नहीं है। प्रकृति को समझने के लिए आपको ध्यान साधना, आपको साइलेंस में रहना, आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है अगर आप प्रकृति को समझना चाहते हैं। और प्रकृति जब कभी कभी अपना भयानक स्वरूप दिखाती है, जैसे साइक्लोन्स आते हैं, धरती पर भूकंप आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, तब आप उन परिस्थितियों में किस प्रकार से जिएंगे, ये मेडिटेशन के जब आप नियम सीख जाएंगे तो आप अपने आप को इन प्रकृति में जो भयानक स्वरूप जब आएंगे तो आप जीना सीख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा जीवन निकलेगा। जैसे हम आज की डेट में भी देखते हैं कि इस कोरोना समय में हम कितना टेंशन में हैं, कभी कभी हमें भीतर से भय आता है और कभी कभी हमें इतना एंग्जाइटी होता है कि कैसे हम जिएंगे। तो यही काली माँ यहाँ पर बता रही हैं कि अगर आप सही तरीके से आप प्रकृति के नियमों को जानते हैं और इस भयानक स्वरूप में जब प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है तब आपको ये पता लगना चाहिए कि आप किस प्रकार से इस जीवन को जीना है। यहाँ पर उन्होंने फिर से एक बार एक्सिस चेंज की बात की है। एक्सिस चेंज जब होता है यानी कि जलवायु परिवर्तन होना, मौसम में परिवर्तन आना, कहीं कहीं पर सूखा पड़ जाना, जंगलों में आग लग जाना, ये सब एक्सिस चेंज जब मैं करती हूँ तो तब आपको जीने का जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग विद योर वन सेल्फ, आप अपने आप में कैसे जिएंगे वो आपको जब आप सीख लेते हैं तब आप दूसरों की मदद कर पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर काली माँ कह रही हैं कि इस क्राइसिस में आपको जीना तो आ गया, लेकिन इस क्राइसिस को हम टाल कैसे सकते हैं। तो अगर हमें टालना है तो आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो वो बता रही हैं कि आप अपने आप की सबसे पहले पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करिए। पर्सनैलिटी को यानी कि आपका जो भीतर का सेल्फ है उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा, आप अपने हायर सेल्फ की सुनिए, नेचर की सुनिए कि प्रकृति हमें क्या समझाना चाहती है, मेरा हायर सेल्फ मुझे क्या समझाना चाहता है, उसकी सुनिए। और अगर पॉसिबल है तो साइलेंस में और मेडिटेशन के माध्यम से आप इन चीजों को जानने की कोशिश करिए। फिर डेली आपको ध्यान साधना करनी है और अगर आप सब ऐसा करते हैं तो धरती अपने आप ही एक हायर वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी में चली जाएगी। वो धीरे धीरे धरती अपना जो उसका कॉन्शियसनेस है, उसकी कॉस्मिक एनर्जी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद जब 17वां पॉइंट आता है तो वो काली माँ कहती हैं कि कभी भी आप जज मत करिए, आप किसी को अपने मुताबिक न्याय मत दीजिए। आप अपने मुताबिक अगर न्याय देते हैं दूसरों को तो आप गलती पर हैं। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जो इस धरती पर आया है अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन का प्लान करके आया है, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसी दूसरे को जज करें, आप किसी दूसरे को न्याय दें कि वो ऐसा है वो वैसा है, उसने ऐसा नहीं किया उसने वैसा नहीं किया। तो हमारा जो जज करने का तरीका है वो गलत है।
इसलिए कहते हैं कि बस आपको कोई जजमेंट नहीं देनी है। दूसरों की जिंदगी अगर आप उसमें इंट्रूड करते हैं, मतलब एंटर करते हैं, आप उसमें सेंध मारते हैं, तो आप गलती पर हैं। वो कहते हैं कि 18वें पॉइंट में कि सत्य चित्त आनंद, आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। दूसरे कहते हैं ऐसा नहीं, आप अपने ही आनंद में रहें, अपने भीतर जाएं, अपने भीतर जाकर अपने आप में रहने की कला को सीखें। और 19वें पॉइंट में वो कहते हैं कि यस, आप अपनी प्राकृतिक जो आपकी मूल प्रवृत्ति है वो है इस धरती पर शरीर के स्वरूप में आगे जीना सीखना, अनेक अनुभवों को सीखना। तो धीरे धीरे आप खुशी से अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाइए। और उसके बाद 20वां पॉइंट है कि आप अपने सपनों को बहुत ही जागरूकता से भीतर से देखें कि क्या आप सपना देख रहे हैं, कौन से सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि अपने हायर सेल्फ के साथ जो आपको मैसेजेस मिलते हैं वो आपके सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक कर्म योगी की भांति लगा दीजिए, मेहनत करिए और उन सपनों को पूरा करिए, और फिर एक दिन ये सपने आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। और आखिरी पॉइंट 21वां पॉइंट वो बताती हैं कि अब आप अपने जीवन में वो करिए जो आप चाहते हैं, दूसरे नहीं। जो दूसरे बताएं उसको फॉलो नहीं करें, जो आप चाहते हैं जिंदा दिली से रहिए। इस प्रकार से मैं आपको और आपके परिवार को ये जो नियम है ये मैं बता रही हूँ। ये कौन से नियम हैं? ये हैं कि जब आप इस शरीर को इस धरती पर एक यहाँ पे इस स्वरूप में आते हैं, लिविंग बॉडी में आते हैं, तो ये नियम आपको निभाने हैं। और ऐसा कह के काली माँ कहती हैं कि तुम्हें तो बस अपने में स्थापित होना है। इसके लिए लगातार प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहिए, और जब आप इन नियमों को जान जाते हैं तो ये एक दिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और यह कहकर 11:15 पर यह मैसेज सुबह का खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, काली माँ ने हमें 5 सीरीज में इतना कुछ बताया, बहुत कुछ हमें समझाया। तो आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं प्यार से आप सबको चाहती हूँ कि इन एपिसोड्स को बार बार सुनकर अपने में स्थापित होइए, अपने जीवन को जीने की कला सीखिए, साइलेंस में रहिए, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के दायरों के साथ रहकर अब एक कर्म योगी की भांति अपने जीवन को सुधारिए। काली माँ ने बताया ना कि खड़ाऊ डालने से, तिलक लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपनी गलतियों को पहचान कर उनको सही करिए, ये बताना चाह रही हैं। और काली माँ एक संदेश देती हैं कि जो एनर्जी सेल्फ्स हैं, जितने भी हमारे मास्टर्स हैं, वो एक एनर्जी के स्वरूप में, शरीर के स्वरूप में जब यहाँ पर आते हैं तो हमें सिर्फ हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सिखाने के लिए आते हैं। तो आपको ये आध्यात्मिक यात्रा के लिए काली माँ के संदेशों को जब आपको याद आए तुरंत सुनिए और उसको फॉलो करिए, क्योंकि प्रकृति और आपका संबंध बहुत गहरा है। चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट आपके साथ कनेक्टेड है। यही प्रकृति का एक स्वभाव है कि वो हमेशा आपके साथ रहती है, अलग नहीं है। तो आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। आपकी प्रकृति का जो चक्र है वो आपके साथ है। काली माँ यही समझाने की कोशिश करें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज था। ऐसा कर रहा था दिल कि मैं किताब बंद ना करूं, बोलती जाऊं।
थैंक यू।